नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा विषय है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो आज के जो मध्यकालीन भारत का इतिहास का टॉपिक है उसमें हमने 4 मुख्य विषयों को सम्मिलित किया है। एक है सल्तनत काल, दूसरा है मुगल काल और तीसरा है भक्ति और सूफी आंदोलन और चौथा है मराठा साम्राज्य। तो शुरू करते हैं हम सल्तनत काल से, ये हमारा टॉपिक है। पहला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। अगला प्रश्न है आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया और किसने इसे पूरा किया। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। अगला प्रश्न है आपका कि किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए। तो ये सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ये सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था। अगला प्रश्न है आपका कि तुर्कान ए चहलगानी नामक 40 गुलामों सरदारों के समूहों का गठन किसने किया था। इल्तुतमिश ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए इनका गठन किया था। बाद में बलबन ने इस समूह को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो वह रजिया सुल्तान थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 1240 तक उन्होंने शासन किया। बाद में इनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है आपका किस सुल्तान ने सिजदा, घुटने टेक कर नमस्कार और पैबोस पैर चूमने की प्रथा शुरू की। तो ये प्रथा शुरू की थी बलबन ने। वह अपनी प्रतिष्ठा और राजस्व सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए यह सब शुरू करता है। यह ईरानी परंपरा से प्रेरित थी। अगला प्रश्न है आपका कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू की गई थी। तो यह प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सैनिकों के वेतन को कम करके भी उनकी क्रय शक्ति बनाए रखना था। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसे इस्लामी स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका किस सुल्तान को रक्त और लोहे की नीति के लिए जाना जाता है। तो यह नीति बलबन ने अपनाई थी। इसका उद्देश्य मंगोल आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों से निपटना था। अगला प्रश्न है आपका कि दीवान ए मुक्त खराज नामक राजस्व विभाग की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका उद्देश्य बकाया राजस्व की वसूली करना था। अगला प्रश्न है आपका कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की। तो यह कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यह एक विवादास्पद और असफल प्रयोग था। अगला प्रश्न है आपका कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी। तो इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसकी विफलता के कारण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है आपका किस सुल्तान को सर्वश्रेष्ठ तुगलक शासक माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सर्वश्रेष्ठ तुगलक शासक माना जाता है। उसने कई कल्याणकारी कार्य किए, जैसे नहरों का निर्माण और दान विभाग की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका कि इक्तादारी व्यवस्था क्या थी। तो यह इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। यह भूमि वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा इक्ता दिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। अगला प्रश्न है आपका कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। अगला प्रश्न है आपका किसने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। बाद में इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रमुख कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में से संबंधित थे। उन्हें तूत ए हिंद, भारत के तोता के नाम से जाना जाता है, तूती ए हिंद। अगला प्रश्न है आपका किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। तो यह विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि उपज और क्षेत्र में सुधार करना था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था। उत्तराधिकार के नियमों का अभाव और कमजोर शासक बने। मोहम्मद बिन तुगलक की विवादास्पद नीतियों और फिरोज शाह तुगलक की जागीरदारी व्यवस्था ने भी इसे प्रभावित किया था। अगला जो प्रश्न है आपका कि अष्टप्रधान मंडल का संबंध किस मराठा शासक से है। तो इसका संबंध शिवाजी से है। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो शिवाजी को प्रशासन में सलाह देती थी। अगला प्रश्न है आपका कि खालसा क्या था। यह राज्यों के नियंत्रण में सीधे आने वाली भूमि थी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता भूमि को खालसा में बदल दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में इक्ता प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। इसका श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यह सैन्य अधिकारियों को वेतन देने की एक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है आपका कौन से सुल्तान ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तकावी ऋण प्रदान किए।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये ऋण दिए थे। इन्हें सोन धारा या तकावी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय 1290 से 1320 तक शासन किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है आपका किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब मुस्लिम महिलाओं, अनाथों और विधवाओं की मदद करना था। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल के दौरान जिया उल बरनी कौन था? तो वह एक प्रमुख इतिहासकार और लेखक था। उसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की, जो तुगलक काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कई जामा मस्जिदें बनी, लेकिन दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक जामा मस्जिद बनवाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत रिहला नामक पुस्तक में लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 1993 में घोषित किया गया था। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह कई मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान इश्क ए खुसरो के नाम से कविताएं लिखता था? अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित थे, इसके ए खुसरो के नाम से कविताएं लिखते थे। उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। यह भाषा साहित्य और प्रशासन दोनों में महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस सुल्तान ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। यह तुगलक वंश का पहला शासक था। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल के दौरान जकात क्या था? तो यह एक प्रकार का इस्लामिक धार्मिक कर था। यह मुसलमानों से उनकी आय या संपत्ति का एक हिस्सा लिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? यह सैन्य विभाग था। इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मुगल काल। और अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इसका क्या परिणाम रहा? तो यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। इसमें बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। यह एक सैनिक और नागरिक प्रशासन की एकीकृत व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है आपका कि सुलह कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई? यह नीति अकबर ने अपनाई थी। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है आपका कि दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक विचारधारा थी, ना कि कोई संगठित धर्म। अगला प्रश्न है आपका किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान तुलसीदास और सूरदास जैसे महान कवियों ने रचनाएं की। अगला प्रश्न है आपका कि टोडरमल कौन था और वह किस विभाग से संबंधित था? टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। उसने दहसाला नामक एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की थी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में जहांगीर का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जहांगीर का काल चित्रकला के स्वर्ण युग माना जाता है। वह स्वयं एक महान चित्रकार था और कला को संरक्षण देता था। अगला प्रश्न है आपका कि शाहजहां के शासनकाल को किस कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण इसी काल में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल का निर्माण किसने और किसकी याद में करवाया? इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो उसने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। यह सब उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीतियों का एक परिणाम था। वह बहुत ही धार्मिक असहिष्णु था। अगला प्रश्न है आपका कि आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल थे। यह अकबर के शासनकाल का एक विस्तृत और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित था। यह चार बाग शैली का पहला उदाहरण है और ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को उसकी कठोर और तपस्वी जीवन शैली के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। उसने संगीत और चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था।
यह अकबर की नई राजधानी थी और इसमें बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल जैसे स्मारक हैं। कमेंट में बताइएगा कि बुलंद दरवाजा कौन सी विजय के बाद अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक ने राखी की प्रथा को शुरू किया था? तो अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध सुधारने के लिए राखी की प्रथा को शुरू किया। इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ा और राजपूतों का समर्थन मिला। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक ने जागीरदारी संकट का सामना किया? तो यह संकट औरंगजेब के शासनकाल में चरम पर था। यह मनसबदारों को पर्याप्त जागीरें न मिलने से उत्पन्न हुआ था, जिससे प्रशासन कमजोर हुआ। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक के काल में पियत्रा ड्यूरा कला का विकास हुआ? पिटिया ड्यूरा, तो ये शाहजहां के काल में हुआ। रंगीन पत्थरों की जड़ाई का एक रूप है जो ताजमहल में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये हुमायूं की चचेरी बहन थी। यह पुस्तक मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक ने तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो यह आत्मकथा बाबर की है। यह मूल रूप से तुर्की भाषा में थी, बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। उसने मंगोल आक्रमणों को दृढ़ता से मुकाबला किया और उन्हें सफलतापूर्वक रोका था। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक तानसेन कौन थे? तानसेन एक महान संगीतकार थे। वे ग्वालियर के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे और उनका असली नाम राम तनु पांडे था। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी? तो यह कार्य जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसे 1739 में नादिर शाह भारत से लूटकर ले गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक ने जजिया कर को फिर से लगाया? तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लगाया। अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस मुगल शासक के काल में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई? तो डच, पुर्तगाली और अंग्रेज जैसी कंपनियां जहांगीर और शाहजहां के काल में आई। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि अकबरनामा के कितने भाग हैं? अकबरनामा के 3 भाग हैं। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो अकबर के प्रशासन का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। इसे एक झील के बीच में बनवाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। बाद में औरंगजेब ने इसे लागू किया। इससे उसके सुलह कुल की नीति को बल मिला था। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक के काल में पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ? तो पहाड़ी चित्रकला का विकास औरंगजेब के काल में हुआ। यह मुगल चित्रकला से प्रभावित एक क्षेत्रीय शैली थी। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ? तो ये उद्भव मुगल काल में हुआ। यह राजपूत शासकों के संरक्षण में विकसित हुई और मुगल शैली से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक को साहित्यकार राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो दारा सिकोह को साहित्यकार राजकुमार के रूप में जाना जाता है। वह शाहजहां का पुत्र था और उसने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बालाजी बाजीराव किस साम्राज्य के प्रमुख पेशवा थे? तो वे मराठा साम्राज्य के एक शक्तिशाली पेशवा थे। उनके नेतृत्व में मराठा शक्ति का सबसे अधिक विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियां और उत्तराधिकार के युद्ध, मनसबदारी संकट और प्रशासनिक जटिलताएं भी प्रमुख कारण थी। अगला प्रश्न है, आप तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। अब हम बढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन की तरफ। यह हमारा अगला टॉपिक है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देना था और यह जातिवाद और धार्मिक आडंबरों का विरोध करता था। रामचरितमानस की रचना किसने और किस भाषा में की? तो इसकी रचना तुलसीदास ने की, अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है आपका कि सूफी आंदोलन के सबसे लोकप्रिय सिलसिले का क्या नाम है और उसके संस्थापक कौन थे? तो सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था और इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला प्रश्न है आपका, कबीर दास के गुरु कौन थे? तो कबीर दास के गुरु संत रामानंद थे। कबीर ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। अगला प्रश्न है आपका कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसका सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। इसके अनुसार आत्मा, आत्मान और परमात्मा ब्रह्मा एक है।
अगला प्रश्न है आपका कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया था। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग होते हुए भी एक हैं। तो रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। मीराबाई किस भगवान भगवान की भक्ति थी? तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति थी। उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से कई भजन और गीत लिखे। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास और जातिगत भेदभाव के खिलाफ उपदेश दिए। अगला प्रश्न है आपका कि सुहरावर्दी सिलसिला के प्रमुख संत कौन थे? तो इस सिलसिले के प्रमुख संत शेख बाहुद्दीन जकारिया थे। यह सिलसिला चिश्ती सिलसिले की तुलना में अधिक रूढ़वादी था। अगला प्रश्न है आपका कि निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती सिलसिले से था। उन्हें महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को कम करने में मदद की। इसने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है आपका कि अद्वैतवाद के अनुसार मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? मुक्ति ज्ञान मार्ग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझना आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो उन्होंने शुद्धाद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। यह कृष्ण भक्ति पर आधारित था। अगला प्रश्न है आपका कि सूफी आंदोलन का मुख्य सिद्धांत क्या था? इसका सिद्धांत ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर आधारित था। यह इस्लाम में तपस्या और रहस्यवाद पर जोर देता था। अगला प्रश्न है आपका कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। यह मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु ग्रंथ साहिब किस सिख गुरु द्वारा संकलित किया गया था? तो यह गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। इसमें विभिन्न भक्ति संतों और सूफी फकीरों के उपदेश भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि सूरदास किस भाषा के प्रमुख भक्ति कवि थे? तो वह ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है आपका कि भक्ति और सूफी आंदोलन के बीच क्या समानता थी? दोनों आंदोलन व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देते थे। दोनों ने धार्मिक कट्टरता और आडंबरों का विरोध किया था। अगला प्रश्न है आपका कि चैतन्य महाप्रभु किस भगवान के भक्त थे? वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। वह बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न है आपका कि अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह सिद्धांत शंकराचार्य के अद्वैतवाद से संबंधित है। इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं। अगला प्रश्न है आपका कि नागपट्टिनम किस भक्ति संत का जन्म स्थान था? तो यह संत थिरुवल्लुवर का जन्म स्थान था। वह दक्षिण भारत के एक महान दार्शनिक और कवि थे। अगला प्रश्न है आपका कि वारकरी संप्रदाय किस भक्ति संत से संबंधित है? तो यह संप्रदाय ज्ञानेश्वर से संबंधित है। यह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था। अगला प्रश्न है आपका कि सूफी शब्द का क्या अर्थ है? तो सूफी शब्द का अर्थ ऊन के कपड़े पहनने वाला है। यह उन संतों के संदर्भित करता था जो सदा सादा जीवन जीते थे। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि चिश्ती सिलसिला किस देश से शुरू हुआ था? तो यह सिलसिला मध्य एशिया से शुरू हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसे भारत लाए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है मराठा साम्राज्य। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्रश्न है आपका कि शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? तो यह 8 मंत्रियों की एक परिषद था जो शिवाजी को शासन में सलाह देती थी। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी द्वारा अपनाई गई गनीवी कावा रणनीति क्या थी? यह छापामार युद्ध रणनीति थी। इसका उपयोग मराठों ने मुगल सेना के विरुद्ध किया था। इसे गोरिल्ला वारफेयर या गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई और मराठा की शक्ति कमजोर पड़ गई। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उनका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। 1674 में हुआ और इसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, एक ही माह के अंदर। अगला है आपका कि पेशवा का पद किस शासक के अधीन महत्वपूर्ण बना? तो यह पद शिवाजी के अधीन महत्वपूर्ण बना। यह प्रधानमंत्री का पद था और बाद में पेशवा ही मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। अगला प्रश्न है आपका कि बालाजी विश्वनाथ कौन थे? वे मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। उन्होंने मराठा शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है आपका किस पेशवा को दूसरा शिवाजी कहा जाता है?
तो बालाजी बाजीराव को दूसरा शिवाजी कहा जाता है। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य को सबसे अधिक विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा सेना में सर ए नौबत का पद क्या था? तो यह सेनापति का पद था। यह अष्टप्रधान मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेश मुखी का क्या थे? तो ये एक प्रकार के कर थे। चौथ एक चौथाई भू राजस्व था जो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। सरदेश मुखी अतिरिक्त 10% कर था जो मराठा साम्राज्य की संप्रभुता के लिए वसूला जाता था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह, अकबर जो औरंगजेब का प्रतिनिधि था, उसके बीच में हुई थी 1665 में। इस संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। अगला प्रश्न है आपका किस पेशवा के शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? यह लड़ाई बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुई। इस लड़ाई में मराठों की हार ने उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि तुलुवा वंश के किस शासक ने कृष्णदेव राय को पराजित किया था? तो यह प्रश्न मराठा राज्य से संबंधित नहीं है, यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसका उत्तर कृष्णदेव राय को राजा राय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो आंतरिक संघर्ष और उत्तराधिकार के युद्ध, अंग्रेजों के साथ युद्ध और कमजोर सैन्य नेतृत्व भी पतन के कारण थे। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी ने किस मुगल सेनापति से संघर्ष किया था? तो शिवाजी ने शाइस्ता खान और जयसिंह जैसे मुगल सेनापतियों से संघर्ष किया। शाइस्ता खान को पुणे में रात में अचानक हमला करके पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी के किले व्यवस्था में हवलदार का पद क्या था? हवलदार किले के सेनापति का पद था। वह किले की रक्षा और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। अगला प्रश्न है आपका कि पेशवा शासन का केंद्र कहाँ था? तो पेशवा शासन का केंद्र पुणे था। यह मराठा साम्राज्य की वास्तविक राजधानी बन गया था। अगला प्रश्न है आपका कि छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी? शिवाजी ने 1674 में अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। इसका अर्थ है सर्वोच्च शासक। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। यह भाषा साहित्य और प्रशासन दोनों में महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा साम्राज्य में न्यायाधीश का क्या कार्य था? तो न्यायाधीश अष्टप्रधान का एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। वह न्याय और धर्म के मामलों में सलाह देता था। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा और सिख किस मुगल शासक के काल में प्रमुख शक्तियां बने? तो ये दोनों शक्तियां औरंगजेब के शासनकाल में उभरी। उनकी धार्मिक और दमनकारी नीतियों ने इन शक्तियों को मजबूत होने का अवसर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि दक्कन की नीति किस मुगल शासक की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है? तो यह नीति औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इस नीति के कारण मुगल साम्राज्य के संसाधनों का बहुत अधिक नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है आपका किस पेशवा के काल में पेशावरी शासन की शुरुआत हुई? तो यह बालाजी विश्वनाथ के काल में हुई थी। उन्होंने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु किस लड़ाई के बाद हुई? तो उनकी मृत्यु पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के सदमे से हुई। इससे मराठा साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा प्रशासन में किले की रक्षा और प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो सारनावत और हवलदार जैसे अधिकारी जिम्मेदार थे। किले मराठा साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि शिवाजी ने किस पर अधिकार करके अपनी शक्ति को मजबूत किया? तो शिवाजी ने बीजापुर और मुगल साम्राज्यों से कई किले और क्षेत्र जीतकर अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना भी विकसित की थी। तो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको। इन 120 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते हैं। लगातार पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी तैयार होंगी। कोई भी तथ्य आपके कमज़ोर नहीं है, कोई भी तथ्य आपके अधूरे नहीं है। अगर आप निरंतर परिश्रम करेंगे, निरंतर तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर चूमेगी। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।